तुम्हें तो मेरे माता पिता की सेवा के लिए लाया गया है, उससे ज्यादा तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। दीपक के ये शब्द अभी भी रेशमा के कानों में गूंज रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके खिलाफ कोई साजिश हो रही हो। बार बार ये शब्द उसके दिमाग में आकर हथौड़े मार रहे हों। उसका सर दर्द के मारे फटा जा रहा था और आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। पर उसकी पड़ी किसको थी? सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। जेठ जेठानी नंद नंदोई सब अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। दीपक अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से रवाना हुए हैं। इतने में ननद शिवांगी कमरे में आई और बोली, भाभी कब तक ये आंसू बहाती रहोगी? भाई तो सीधा साधा जवाब दे गया कि वो तुम्हें माँ बाप की सेवा के लिए ही लाया है, तो अपना फर्ज निभाना। जब तक माँ बाप हैं तब तक ही तुम यहाँ पर हो, उसके बाद तो भैया तुम्हें अपने साथ ही ले जाएंगे। इतने में जेठानी नीलम भी कमरे में आई और आते ही बोली, अरे हम लोग जा रहे हैं, कम से कम मुस्कुराते चेहरे से विदा कर दो। मनहूसियत फैला रही हो। पति बाहर कमाने ही तो गया है, वापस लौट कर भी आ जाएगा, और कमाने नहीं जाएगा तो तुम लोगों को खिलाएगा क्या, जो बेवजह का तमाशा कर रही हो? कोई पहली बार तो गया नहीं है जो इतना नाटक कर रही हो। लेकिन रेशमा अपने पलंग से उठकर खड़ी नहीं हुई। सबको लग रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। तब तक सासू माँ कमलेश जी भी कमरे में आ गई। आते ही गुस्से में बोली, अरे ये क्या रोनी सूरत बना रखी है? अब पति कमाने भी नहीं जाएगा क्या? चुपचाप से उठ और इन दोनों को भी खुशी खुशी रवाना कर। लेकिन रेशमा नहीं उठी तो तीनों तमतमाती हुई खुद ही बाहर आ गई। नंद और जेठानी तो अपना अपना सामान उठाकर अपनी अपनी गाड़ियों में जाकर बैठ गईं। थोड़ी देर बाद दोनों कारों के वहां से जाने की आवाज आई। इधर कमलेश जी भी दरवाजा बंद कर कमरे में आ गईं और रेशमा को डांटने लगी। ये क्या नाटक लगा रखा है बहू? घर में बच्चे आए थे, तुमने उनसे ठीक से बात भी नहीं की और अजीब जिद लगाकर बैठी हुई हो कि पति के साथ जाना है। अरे पूरी जिंदगी उसी के साथ तो रहना है। कुछ दिन हमारी सेवा कर लोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। चुपचाप उठो और रसोई की सफाई कर दो। पूरी रसोई बिखरी पड़ी है। आजकल की बहू को तो सास ससुर की सेवा करते ही रोना आता है। न खुद सेवा करती हैं, न अपने पति को ही करने देती हैं। मुंह उठाकर कह देती हैं कि पति के साथ रहना है, जैसे पति के अलावा कोई है ही नहीं। परिवार जाए भाड़ में इनकी बला से। बड़बड़ाते हुए कमलेश जी भी कमरे के बाहर निकल गईं। रेशमा वहीं पलंग पर बैठी बैठी कमलेश जी की बड़बड़ाहट आंसुओं के साथ सुनती रही। 1 साल हो चुका है उसकी शादी को। घर के सबसे छोटे बेटे दीपक की पत्नी बनकर वो इस घर में आई थी। ये शादी दीपक के पिता महेश जी ने करवाई थी। अच्छा खासा रुतबा था उनका, पैसों से नहीं बल्कि नाम से। पैसा इतना ही था कि उन्हें उच्च मध्यम वर्गीय कह सकते थे। उन्होंने अपनी ईमानदारी से जिंदगी में नाम तो बहुत कमाया, पर उनके बच्चों ने उनकी कद्र कभी नहीं की। कभी उनके मान सम्मान का ध्यान उन्होंने नहीं रखा। बच्चे तो ऐसे थे ही, बड़ी बहू नीलम भी ऐसी ही थी। वो अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी। ऊपर से पत्नी कमलेश जी किसी की कोई इज्जत नहीं करती थी। जो मुंह में आता वही बोलती थी। रेशमा महेश जी के दोस्त की बेटी थी, जो मध्यम वर्गीय परिवार से थी। बिन माँ की बेटी होने के बावजूद भी उसमें संस्कार पूरे थे। परिवार को परिवार समझकर चलती थी और उसकी यही आदत महेश जी को बहुत पसंद आ गई। हालांकि रेशमा को इस घर में कोई भी बहू बनाकर नहीं लाना चाहता था, पर महेश जी के सामने कोई कुछ बोल नहीं पाया और रेशमा इस घर की बहू बनकर आ गई। लेकिन अब महेश जी के बिस्तर पकड़ने के बाद रेशमा की कोई इज्जत भी नहीं रही। तानों की बौछार भी अब तेज हो चुकी थी। बिस्तर पर पड़े पड़े उसकी हालत देखकर महेश जी को दुख होता था, लेकिन क्या ही कर सकते थे। परिवार वालों को तो मौका मिल चुका था अपनी जबान खोलने का। सचमुच उन्होंने तो अपनी मर्जी थोपकर रेशमा की शादी करवा दी, पर यह शादी ना होकर रेशमा की बर्बादी ही रही और कुछ भी नहीं। क्योंकि नौकरी तो दीपक इस शहर में रहकर भी कर सकता था, पर उसने जानबूझकर ट्रांसफर करवा लिया। दीपक वहां किसी और लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। उसका नाम मान्या था। दीपक बहुत जल्दी ही उससे शादी करना चाहता था और इसी सिलसिले में वो इस बार यहाँ आया था। महेश जी से तो मिलने का सिर्फ बहाना था, इसलिए पूरा परिवार एक साथ यहाँ इकट्ठा हुआ था। पर जो भी बात हुई बंद कमरे में ही हुई, महेश जी के सामने ही हुई। कितनी अजीब विडंबना थी।
फैसला भी उन्हीं के सामने हुआ कि जब महेश जी की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद ये शादी होगी, नहीं तो दुनिया को बोलने का मौका मिल जाएगा। और उससे भी बड़ा कारण था कि अभी तो फ्री की नर्स मिली हुई थी। अगर रेशमा चली जाती तो ये सेवा कौन करता। इसलिए महेश जी ने ही रेशमा को दीपक के साथ जाने के लिए कहा था। हालांकि उन्होंने इसका कारण नहीं बताया, नहीं तो रेशमा को दुख होता। लेकिन रेशमा तो ये बात सुन चुकी थी। जब वो लोग कमरे में बात कर रहे थे और रेशमा चाय देने के लिए कमरे में आ रही थी, तब उसे ये बातें सुनाई दी थी। सुनकर उसे रोना तो बहुत आ रहा था, पर अपने आंसुओं को रोककर वो कमरे में आ गई थी। जानती थी कि दीपक तो अपनाएगा नहीं, पर बस महेश जी के कारण रेशमा ने दीपक के साथ जाने की जिद की थी। मगर महेश जी अपने जीते जी कुछ ना कुछ फैसला करके जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये पक्का विश्वास हो चुका था कि दीपक रेशमा को नहीं रखेगा और उनके मरने के बाद रेशमा बेसहारा हो जाने वाली है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु तो उसकी शादी के कुछ महीनों बाद ही हो चुकी थी। इसलिए 2 दिन बाद ही उन्होंने रेशमा को कहकर अपने किसी दोस्त को फोन किया, उन्हें घर बुला लिया। लेकिन घर में किसी को भी नहीं पता था कि उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया क्यों है। यहाँ तक कि रेशमा को भी नहीं पता था। हालांकि उन्होंने रेशमा से ये जरूर कहा था कि अपना हक बिल्कुल मत छोड़ना। तब रेशमा को कुछ भी समझ नहीं आया था। 1 महीने बाद महेश जी इस दुनिया से चले गए। तब सारे परिवार के लोग वापस एकत्रित हुए। इस बार दीपक के साथ मान्या भी आई थी। हालांकि रिश्तेदारों में उसने अपनी दोस्त बताकर ही उसकी पहचान कराई थी। जब सारा क्रियाकर्म हो गया तो पूरा परिवार बाहर कमरे में एकत्रित था। उस समय रेशमा रसोई में काम कर रही थी। तब कमलेश जी ने रेशमा को बुलाया। जब रेशमा रसोई से निकलकर बाहर आई तो दीपक ने कुछ पेपर्स उसके सामने रखते हुए कहा, देखो रेशमा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हें इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे माता पिता की सेवा के लिए ही लाया गया है। इससे ज्यादा मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं। अब मैं तुम्हें किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। तुम्हें यहाँ रहना है, आराम से रहो, क्योंकि तुम्हारा अपना कोई घर नहीं। तुम्हारा खर्चा भी हम उठा लेंगे। यहाँ रहकर मेरी माँ की सेवा करो। पर अब मैं मान्या के साथ शादी कर रहा हूँ, इसलिए इन तलाक के पेपर्स पर साइन कर दो। रेशमा ये सुनकर हक्की बक्की सी खड़ी रह गई। जानती थी कि ये होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। इतने में महेश जी का दोस्त वहां एक वकील के साथ आ गया तो सब लोगों ने बातचीत का मुद्दा बदल दिया। वहां बैठते ही उसने कुछ पेपर्स निकाले और बोले, ये वसीयत महेश जी ने बनवाई थी अभी 1 महीने पहले। महेश जी ने कहा था कि ये वसीयत पढ़कर सबको सुना देना और उनके साइन भी दिखा देना। उनकी बात सुनते ही सब लोग एक दूसरे की शक्ल की ओर देखने लगे। कमलेश जी बोली, तो आप उस दिन वसीयत के लिए यहाँ आए थे? जी भाभी जी, पर आपने तो मुझे बुलाया ही नहीं। कमलेश हैरान होकर बोली, कैसे पता चलता आपको भाभी जी? आप भाई साहब के बिस्तर पकड़ने के बाद बैठी कब उनके पास? रेशमा के अलावा तो कोई उनसे बात करने उनके पास आता तक नहीं था। उनकी बात सुनकर कमलेश जी ने मुंह बना लिया। ठीक है, पढ़ो। वैसे भी मैं जानती हूँ, प्रॉपर्टी तो हम ही लोगों में बंटनी है। वकील साहब ने वसीयत खोली तो सब लोग सांस थामे हुए सुनने को तैयार हो गए। आखिर सब जानना चाहते थे कि उनके हिस्से में कितना क्या आया है। तभी वकील साहब ने पढ़ना शुरू किया। मैं महेश अपने पूरे होशो हवास में ये वसीयत तैयार करवा रहा हूँ। इस वसीयत के अनुसार मैं अपने तीनों बच्चों को इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहा हूँ, क्योंकि जीते जी उन्होंने कभी मेरा मान सम्मान नहीं रखा। वहीं इस प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा मेरी पत्नी कमलेश को जाएगा, जिससे वो अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों पर मोहताज ना हो, और दूसरा हिस्सा मेरी छोटी बहू रेशमा के नाम पर रहेगा। उस बच्ची ने मेरे बच्चों से बढ़कर मेरी सेवा की है, तो वो इस हिस्से की पूरी तरह हकदार है। सुनकर सब लोग सदमे में आ गए। अरे ऐसे कैसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं पापा हमें? हम उनके बच्चे हैं, हमारा पूरा हक है इस प्रॉपर्टी पर। हम कोर्ट में जाएंगे। नंद शिवांगी तिलमिलाते हुए बोली, आपको कहीं भी जाना है आप लोग जाइए। वसीयत महेश जी ने खुद बनवाई थी। कोई भी कोर्ट इस वसीयत के विरुद्ध जाकर आपको आपका हक नहीं दिलवा सकता। फिर वकील ने कुछ जरूरी कागजात कमलेश जी को दिए और कुछ जरूरी कागजात
जो कि रेशमा के नाम पर थे, अपने साथ लेकर रवाना हो गए, ये कहकर कि ये पेपर्स बाद में हमसे ले लीजिएगा, आपको अभी ये पेपर्स नहीं दिए जाएंगे। महेश जी का हमसे यही अनुरोध था। उनके जाते ही घर में हंगामा शुरू हो गया। देखा, सेवा के बहाने प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली इसने। इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। जेठानी भी बोली, क्यों री, यही बातें करने जा बैठती थी तू उनके पास। मेरे बच्चों का हक छीन रही है, शराफत से इनका हक वापस कर दे। तेरा इस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है। हाँ रेशमा, ये प्रॉपर्टी तुम वापस करो और तलाक के पेपर पर साइन करो। बस बहुत हो गया। हम मानते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसलिए ऑफर कर रहा हूँ कि यहाँ रहकर माँ की सेवा करना। हम तुम्हारा पूरा खर्चा उठा लेंगे। दीपक ने बड़ी बेशर्मी से कहा। उसकी बात सुनकर रेशमा को गुस्सा आ गया। मैंने तुमसे शादी की थी, तुम्हारी माँ को गोद नहीं लिया था जो तुम ये बात कह रहे हो। और किस हक से कह रहे हो कि मेरे पास अब कुछ नहीं है? मेरे पास इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मौजूद है। पापा जी ने कहा भी था कि अपना हक बिल्कुल मत छोड़ना, तो उसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं अपना भला बुरा खुद देख लूंगी। अच्छा, तो तू यहाँ से मेरे बच्चों का हक लेकर जाना चाहती है? ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। कमलेश जी बीच में ही बोली, क्यों री, बिना सेवा के मेवा चाहिए? आपके बच्चों से अपने पिता का मान सम्मान तो किया नहीं गया। ये सब लोग उनके सामने बैठकर उनकी ही मौत की बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है उस दिन आप लोगों ने वो बंद कमरे में उनके सामने जो बातें की वो मुझे सुनाई नहीं दी? वकील साहब कह चुके हैं कि आपको जिस कोर्ट में जाना है वहां जाइए। और रही बात मेरी, तो फिलहाल मैं यहाँ से जा रही हूँ। और हाँ, रही बात तलाक की, तो जब तक आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं हो जाएगी तब तक तो मैं तलाक भी नहीं दूंगी। कहकर रेशमा उस घर से निकल गई। उसके इस रवैये ने सबको हैरान कर दिया। कहाँ तो उसे सीधी साधी गाय समझ रहे थे और कहाँ ये इतनी तेज तर्रार निकली। वहां से निकलकर रेशमा सीधे महेश जी के दोस्त के यहाँ गई। कुछ दिनों बाद जब प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उसे मिल गया, उसके बाद ही उसने तलाक के पेपर पर साइन किए। एक छोटा सा फ्लैट खरीदकर उसी में रहने चली गई। साथ ही अब जॉब भी करने लगी थी और आत्मनिर्भर भी हो चुकी थी। लेकिन यहाँ कमलेश जी बिल्कुल अकेली रह गईं। उनके बच्चों ने उनसे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि कोई भी बेटा उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो मिलते हैं कल सुबह एक और कहानी के साथ। नमस्कार।